हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे देन यू विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, वर्ल्ड में किस एरिया में वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा देखने को मिलता है, किस एरिया में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। इस सब चीजों के आंसर आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये एक अल्टीमेट थ्योरी थी, लेकिन इससे पहले भी ज्योग्राफर ने काफी अर्थ के क्रस्ट के बारे में स्टडी करना शुरू किया, अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में समझने की कोशिश की और उससे ये समझ आया कि बहुत सारी पहले भी थ्योरीज आई थी, लेकिन वो थ्योरीज परफेक्ट नहीं थी, वो थ्योरीज सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, सभी थ्योरीज के बारे में समझेंगे और फिर अल्टीमेटली हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे जाएंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले आपके पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और फिर आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कहना यह था कि आज के टाइम पे जो आप अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक सिंगल कॉन्टिनेंट के तौर पे हुआ करते थे और उस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। अब आप समझ सकते हो, अगर एक कॉन्टिनेंट सिंगल कॉन्टिनेंट था, ये सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो सब मिलके एक ही कॉन्टिनेंट की फॉर्म में थे, पेंजिया, तो नेचुरल सी बात है उस पेंजिया के बाद में वाटर बॉडी भी एक ही रही होगी और उस बॉडी का नाम था पेंथलासा। मतलब एक वाटर बॉडी और एक कॉन्टिनेंट। ये जो आपके आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, इस टाइप की वाटर बॉडी पहले नहीं थी। अब अचानक से यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट टूटता है, पेंजिया ब्रोक डाउन होता है और अलग अलग पीसेस के अंदर टूटना स्टार्ट करता है और ये पीसेस जो हैं वो अपना मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से हमारे पास कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका एक सिंगल लैंड मास है, वो पीसेस में टूट रहा है और वो पीसेस अब धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। उसमें ही हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब कॉन्टिनेंट जो हैं अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जो आपके मन में आया वो उस टाइम पे सब लोगों के मन में आया होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये कॉन्टिनेंट एकदम से टूटना शुरू हुआ, पेंजिया एकदम से ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया और फिर आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि ये जो आपका ब्रेकडाउन हुआ, इसमें क्या एविडेंसेस हैं कि सारे कॉन्टिनेंट पहले एक थे। दोनों सवाल आते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ और हमारे पास क्या एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हों कि यस, ये कॉन्टिनेंट जो है आपके वो एक ही हुआ करते थे, अलग अलग नहीं थे। तो देखिए, हम इसके एविडेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पर हमें ये पता लगता है कि जो आपका पेंजिया था, वो पेंजिया जब ब्रेकडाउन होता है तो पहले लोरेंसिया और गोंडवाना दो लैंडमास बनाता है और फिर लोरेंसिया फर्दर ब्रेकडाउन होता है, गोंडवाना फर्दर ब्रेकडाउन होता है और इस तरीके से आपके पास अलग अलग कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन होती है। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो इन्हीं के बारे में बात करती है कि ओवर द टाइम ये मूव करते रहे और फिर आपका फॉर्मेशन हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आज रिप्लेस कर दी गई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, क्योंकि ये थ्योरी अच्छे ढंग से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब जानने की ये भी कोशिश करेंगे क्या एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई, ये जो आपका मूवमेंट हुआ है इसके क्या एविडेंसेस हैं। तो एविडेंसेस बताया जाता है भाई कि अगर आप अलग अलग कॉन्टिनेंट को देखोगे तो वो जिग्सा फिट है। अगर आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देखोगे तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट क्या आपके जिग्सा फिट देखने को मिलते हैं, मतलब वो आपस में क्या हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं, जिग्सा फिट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप साउथ अमेरिका को ले जाके अफ्रीका की तरफ अटैच करोगे तो अटैच हो जाता है, तो मतलब शायद ये एक कॉन्टिनेंट रहे होंगे। दूसरा, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस मिलते हैं। देखिए, आपने जैसे हिस्ट्री में एज पढ़ते हो ना, पैलियोलिथिक मतलब हिस्टोरिकली स्टोन एज है ना, लिथिक का मतलब तो स्टोन होता है, पैलियो मतलब हिस्टोरिकली, तो ऐसे ही पैलियो क्लाइमेटिक होता है। मतलब अगर मैं हिस्टोरिकली क्लाइमेट के बारे में अंडरस्टैंड करता हूं तो मुझे पता लगता है कि आज जो कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल एरिया में है उस कॉन्टिनेंट के अंदर एक टाइम पे ऐसा था कि वो कॉन्टिनेंट आपके टेम्परेट एरिया में था। मतलब ड्रिफ्टिंग तो जरूर हुई है। अगर कोई कॉन्टिनेंट आज ट्रॉपिकल एरिया में है लेकिन मेरे पास एविडेंसेस हैं कि वहां पे स्नोफॉल हुआ था, वहां पे एक परमाफ्रॉस्ट लेयर देखने को मिली थी, तो मतलब ये ड्रिफ्ट होके आया है। तो यस, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस ये बताते हैं कि आपके कॉन्टिनेंट क्या हुए हैं, ड्रिफ्ट हुए हैं। वो जिस प्लेस पे आज नजर आ रहे हैं वो पहले उस प्लेस पे नहीं थे। फिर मेरे पास पैलियो प्लेंटोलॉजिकल, यस प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी बताते हैं। देखो,
आप एक चीज सोच के देखो, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, उसके रिमेन्स, वो मुझे अफ्रीका में मिलते हैं, वो मुझे साउथ अमेरिका में मिलते हैं, वो मुझे इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म इतने सारे ओशियंस को क्रॉस करके आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक रहे होंगे और उस टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म वहां से यहाँ तक स्प्रेड होता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। फिर पोलर वंडरिंग की बात करते हैं। पोलर वंडरिंग ये बताती है कि जो हमारे पोल्स हैं वो भी ड्रिफ्ट करते हैं। तो पोल ड्रिफ्ट करते हैं तो ये कोई बड़ी डील नहीं है कि आपके कॉन्टिनेंट भी ड्रिफ्ट कर सकें, वो भी ड्रिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ये चीजें हमें बताई जाती हैं, ये एविडेंसेस दिए जाते हैं इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलो, एविडेंसेस तो ठीक है जो ये बता रहे हैं कि यस, कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए हैं। और किस तरीके से हुए थे? आपका पेंजिया था, पेंजिया ब्रोक डाउन हुआ, लोरेंशिया और गोंडवाना दो लैंडमास बने। अच्छा, लोरेंशिया और गोंडवाना बने तो बीच में एक वाटर बॉडी भी आई जिसका नाम था तैथिस सी, राइट? आफ्टर दैट ये लोरेंशिया और गोंडवाना फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, आपका नॉर्दर्न अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये सब फॉर्मेशन होती है। और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता चला जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कॉन्टिनेंट आज भी ड्रिफ्ट करते हैं। एंड आई थिंक आपने सुना भी होगा कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? क्या मतलब है इस चीज का, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग? हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग का मतलब ही ये है कि अभी भी आपकी प्लेट्स जो है एक दूसरे को पुश कर रही हैं, अभी भी आपका अपलिफ्टमेंट जो है वो चलता जा रहा है, राइट? तो भाई अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक थे। जब कॉन्टिनेंट एक थे तो हमने उसको नाम दे दिया था पेंजिया। जब कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए, लोरेंशिया एंड गोंडवाना, अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो ये अलग हो चुके थे। उसके बाद में अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो मैं कह सकता हूँ यूरेशिया, आपका अफ्रीका, आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सेपरेट हो चुके थे। एंड आज की स्टेज में मैं देखता हूँ कि काफी सेपरेटेड है, बीच में वाटर बॉडी देखने को मिलती है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस ये सब नजर आते हैं। ठीक है, अब सवाल इंपॉर्टेंट था, सवाल इंपॉर्टेंट था जो आपके मन में भी आ रहा होगा अभी, कि सर ऐसे क्या फोर्सेस थे जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट मूव किए? क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर वाज द पर्सन जिन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया, उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि भाई ऐसे क्या फोर्सेस थे जिनकी वजह से ये कॉन्टिनेंट मूव किए। एंड दिस वाज द अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन फॉर दिस थ्योरी, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर इस सवाल का आंसर देने को बेसिकली रेडी नहीं हुए। रेडी क्या हुए? वो दे नहीं पाए। उन्होंने प्रपोज किया कि देखिए, मून और सन का ग्रेविटेशन फोर्स ये अकाउंटेबल हो सकता है। अब आप समझ सकते हो, सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स कांट बी अकाउंटेबल फॉर दिस। एंड व्हाई इट कांट बी? रीजन बहुत सिंपल है कि आपका ये जो मूवमेंट होता है, इसमें सन और मून का इतना ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता तो अर्थ का रोटेशन ही रुक जाता, अर्थ मूव करना ही बंद कर देती, क्योंकि उनका ग्रेविटेशन फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर कॉन्टिनेंट को मूव करवा सकता है। बट वो अनफॉर्चुनेटली इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और सन का डिस्टेंस तो अर्थ से बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इस फोर्स का कामयाब होना वो मुश्किल है। तो मतलब ये थ्योरी फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन कि ये फोर्सेस क्या थे जो इस कॉन्टिनेंट को मूव करने के लिए मजबूर करते हैं। और इस दौरान एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इस थ्योरी ने हालांकि कोई माउंटेन रेंजेस, अर्थक्वेक या वोल्केनिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया। इस थ्योरी का एक ही मोटिव था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई है उसमें फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि वो फोर्सेस को नहीं बता पाई। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का टारगेट ये था कि हम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने बताया कि देखो, फोर्सेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? बोले अगर आप अर्थ को देखोगे तो यू विल फाउंड कि व्हाइल गोइंग इन द अर्थ इंटीरियर द टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। ये सही बात है कि जब आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हो तो एक्चुअली टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। एंड यू नो वेरी वेल कि whenever there is a rise in temperature, whenever there is a rise in temperature, there is always transfer of heat from the higher temperature to the lower temperature. भाई जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो डिफरेंट मोड में ट्रांसफर होती है। कंडक्शन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। जैसे सन से रेडिएशन आती है अर्थ की तरफ, एक रोड है, आप एक एंड से हीटअप करना शुरू करो सॉलिड रोड को, दूसरा एंड अपने आप हीटअप हो जाएगी, कंडक्शन है। जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं और मिल्क गर्म होके अपलिफ्ट होना स्टार्ट होता है, राइज होना स्टार्ट होता है, ये कहलाता है कन्वेक्शन। तो मतलब कन्वेक्शन के अंदर होता ये है कि मटेरियल भी हीट के साथ ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर। इन्होंने बोला कि अर्थ के इंटीरियर में हॉट मैग्मा है, और ये हॉट मैग्मा क्या करता है? राइज करता है। जैसे कि आप मिल्क बॉईल करते हो वैसे ही ये भी राइज करता है।
और जब ये राइज करता है तो ऑटोमेटिक सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेट को मेल्ट करेगा और मेल्ट करेगा तो इसको प्रेशराइज करके मूव करवाएगा, तो प्लेट्स विल बी मूविंग। ये प्लेट्स जो होंगी आपकी वो मूव करेंगी। दीज प्लेट्स विल बी मूविंग, दे आर मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, they are moving far apart from each other and that is actually what is happening right here। अब अगर ऐसा होगा तो जो आपका लिथोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर जहां जहां से वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां वहां से अलग अलग पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। और क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है, राइजिंग लिम्स ऑफ कन्वेक्शन करंट देखने को मिल रही है, ये राइजिंग लिम्स जो है वो एक पुलिंग फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, सॉरी पुशिंग फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, और ये प्लेट्स जो है डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर ये प्लेट एक जगह से डाइवर्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी जगह कहीं जाके ये कन्वर्स भी हो रही होगी। अल्टीमेटली बात ये है कि इस फोर्स की वजह से मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आर्थर होम वाज द ज्योग्राफर, एक्चुअली ही वाज नॉट अ ज्योग्राफर, ही वाज समवन हु यूज्ड टू स्टडी फिजिक्स, बट उन्होंने फोर्सेस को डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहा, तो इन्होंने अपने रिलीफ फीचर्स के लिए फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन दी, जिसमें इन्होंने बताया कि कन्वेक्शन करंट जो है वो इंपॉर्टेंट फोर्स हो सकता है, और मैग्मा जहां से राइज करता है वहां से आपकी बाउंड्री मेल्ट आउट होगी, एक पुशिंग फोर्स लगेगा एंड डेफिनेटली प्लेट्स विल बी मूविंग अवे। और ये फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेजुअल लगता है, एंड यस इसकी आउटकम्स हो सकती हैं कि आपकी प्लेट्स टूट जाएं और वो फार अवे मूव करें, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग। तो कन्वेक्शन करंट जो है वो इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसने दो चीजें बताई थी कि कन्वेक्शन करंट की ये होती है राइजिंग लिम्स। अब हमेशा जरूरी नहीं होता कि मैग्मा जो है हमेशा सरफेस पे पहुंचे, कुछ मैग्मा जो है वो पहले ही कूल डाउन हो जाता है और यहाँ से सिंक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, तो ये होती है डिसेंडिंग लिम्स। तो वन इज राइजिंग लिम्स, अनदर इज डिसेंडिंग लिम्स। राइजिंग लिम्स राइज करती हैं, एक पुशिंग फोर्स देती हैं, डिसेंडिंग लिम्स पुल डाउन करती हैं, और बस ये एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट एट दिस प्लेस। ये हो रहा है यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर, ठीक है। अब बस इस थ्योरी का फायदा उठा के एक नई थ्योरी जो है वो आ जाती है, और उस थ्योरी का नाम होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। हैरी हैश एंड रॉबर्ट डिच ये दोनों मिलके एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। दे वर वेरी स्मार्ट पीपल। हाउ दे आर स्मार्ट? अपॉर्चुनिस्टिक इन नेचर। हाउ अपॉर्चुनिस्टिक? अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए क्योंकि इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कुछ एविडेंसेस को उठाया, उससे बताया कि यस देखो कॉन्टिनेंट जो है वो एक हुआ करते थे, लैंड मास एक हुआ करता था, बाद में सेपरेट हुआ है। और फिर जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी है उसके भी फोर्सेस को उठाया कि ये जो लावा मैग्मा आ रहा है ये अकाउंटेबल हो सकता है मूवमेंट के लिए, और बस उसके बाद में अपनी थ्योरी प्रपोज की। इन्होंने बोला कि देखो यार एक्चुअली ये ओशियन फ्लोर जो है वो एक्सपेंड करता है। और बोले क्यों करता है? तो बोले देखो ये मूवमेंट तो एक्चुअली कन्वेक्शन करंट की वजह से ही हो रहा है, लावा निकलता है ओशियन से और एक्सपेंशन एक्सपेंशन होता है। इन्होंने बताया कि अगर आप लिथोस्फीयर को देखोगे, अर्थ का सॉलिड पार्ट, वो लिथोस्फीयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक लिथोस्फीयर होता है जो कि हम कॉन्टिनेंटल पार्ट बोलते हैं, एक ओशियनिक प्लेट होती है। और अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे यू विल फाउंड कि जो लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंट पे है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ओशियन वाला पार्ट है ना उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो हाई प्रोबेबिलिटी आप बताओ खुद कहां बनती है? लावा के इरप्ट होने की पॉसिबिलिटी हाई कहां बनती है? ऑन द कॉन्टिनेंट और ओवर द ओशियन? डेफिनेटली इट इज ओवर द ओशियन। ओशियन पे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो इन्होंने बोला कि लावा जो इरप्ट हो रहा है वो ओशियन के ऊपर इरप्ट होता है। ओशियन लेयर से जब लगातार लावा निकल रहा होता है तो लावा बेसिकली एक पुशिंग फोर्स देता है और ओशियन फ्लोर स्प्रेड करता है। इन्होंने एविडेंस भी दिया। इन्होंने बोला कि मिड ओशियनिक रीजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मिडल ऑफ द ओशियन में मिलती हैं। अटलांटिक ओशियन जैसे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन एक्सपेंड करता है, इंडियन ओशियन एक्सपेंड करता है, बट ओशियंस आर एक्सपेंडिंग क्योंकि मैग्मा लगातार निकलता चला जाता है और ओशियन एक्सपेंड करते हैं। सो दैट एक्सपेंशन इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर द प्लेस, और ओशियन फ्लोर एक्सपेंशन से ये मूवमेंट होता है। अब ओशियन फ्लोर एक्सपेंड करेगा, आप सोच के देखो कि अटलांटिक ओशियन एक्सपेंड कर रहा है तो नेचुरल सी बात है आपका जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो साउथ अमेरिका से अलग होता ही जाएगा। तो एक्सपेंशन से ये कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इनका कहना था जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है उन्हीं से आपके कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए हैं। फोर्स तो यही है लेकिन अल्टीमेटली लावा ओशन फ्लोर पे निकलता है और वहीं से एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इसके सपोर्ट में क्या एविडेंसेस थे? वही जियोलॉजिकल ओशन फ्लोर। आप ओशन फ्लोर की स्टडी करो तो आपको क्या पता लगेगा कि ओशन फ्लोर जो है वो काफी इरेगुलर है। जहां जहां पे बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां पे इंटीमेट वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, मैग्मा अबंडेंटली बाहर निकलता रहता है, तो यस दिस इज एविडेंस कि हाँ ओशन फ्लोर पे
बाहर लावा निकलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ओशन फ्लोर के ऊपर एज ऑफ द रॉक्स को स्टडी किया गया तो व्हाट दे फाउंड कि जो आपका ये ओशन फ्लोर है लेटर से, और यहाँ से लावा निकल रहा है जिसको हम मिड ओशियनिक रिज बोल रहे हैं, तो यू विल गो फ्रॉम मिड ओशियनिक रिज टुवर्ड्स द शोर लाइन, तो यू विल फाउंड कि द एज इज इंक्रीजिंग। जो रॉक्स की एज है मिड ओशियनिक रिज से आप जब आप शोर लाइन पे पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा एज इज इंक्रीजिंग, मतलब ये फ्रेश लावा था और ये ओल्ड लावा है, ये ओल्ड रॉक्स है, ये आपकी फ्रेश रॉक्स है। तो यस, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तभी तो सेंटर पे फ्रेश रॉक्स आ रही हैं और आपके एंड पॉइंट के ऊपर क्या है, ओल्डर रॉक्स देखने को मिल रही है। तो दैट इज द एक्सपेंशन व्हिच इज गोइंग ऑन राइट एट दिस प्लेस। इस प्लेस के ऊपर ये एक्सपेंशन जो है वो हमें नजर आता है। तो यंग रॉक्स जो हैं दे आर फाउंड राइट अवे ऑन द ऑन ऑल द साइड ऑफ द रिजेस, और बाद में आप शोर लाइन पे जाओगे तो एज काफी बढ़ जाती है। ठीक है ना। दूसरा, थिकनेस ऑफ सेडिमेंट। जो आपके लावा जहां निकल रहा होता है, जो मिड ओशियनिक रिज वाला पार्ट है, वहां पे हमें अच्छी खासी थिकनेस देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई, लावा डिपॉजिट होता है, जितना ज्यादा लावा डिपॉजिट होगा उतनी थिकनेस ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। ओल्डर रॉक्स जो हैं वो टाइम लेती हैं डिसइंटीग्रेट होने में, तो सेडिमेंट वहां पे अक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, तो वो भी हमारे पास एविडेंसेस के तौर पे बेसिकली देखे जा सकते हैं। तो थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो ओशियन लेयर फ्लोर जो है वो आपके मिड ओशियनिक रिजेस से जैसे जैसे दूर जाओगे थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। ये जो पार्ट है ये स्प्रेड आउट होता रहेगा और मैग्मा जो हो फैलता रहेगा। तो ये फ्रेश मैग्मा यहाँ से निकलता है और ओल्डर मैग्मा वहां पे रहता है। ओल्डर मैग्मा काफी रिजिड होता है, वो डिसोशिएट नहीं होता। फ्रेश मैग्मा में मेनली यहाँ पे बेसिकली बसाल्ट निकलता है। बसाल्ट में सिलिका कम होता है, इसलिए वो ज्यादा मोबाइल होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है और वो स्प्रेड हो जाता है बड़े से एरिया में। तो एज सच थिकनेस की वेरिएबिलिटी भी यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होती है। तो ये एविडेंसेस हमें बताते हैं कि यस जेन्युइनली सी फ्लोर जो है स्प्रेड होता है। ठीक है ना। फिर पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस है। हमें पता है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, और ये प्रूव होता है कि हम जब ओशियन फ्लोर को स्टडी करते हैं तो एट सर्टेन एज एक डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। एक फिक्स टाइप का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन एट डिफरेंट एजेस हमें देखने को मिलता है, और यही हमारे पास ये बताता है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म भी चेंज हो रहा है, और ओशियन फ्लोर पे हमें वो चेंज मैग्नेटिज्म के हिसाब से ही मैग्मा देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड कि ये एक्सपेंशन हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि भाई ओशियन फ्लोर एक्सपेंड होता है, उससे कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, दैट इज फाइन, बट क्वेश्चन ये आया फिर कि फिर माउंटेन रेंजेस कॉन्टिनेंट पे कैसे बने हुए हैं। जैसे आप हिमालयाज देखो, हिमालयाज का तो ओशन से कोई लेना देना नहीं है, तो हिमालयाज कैसे बने, एल्प्स माउंटेन कैसे बने। तो दैट इज अ क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट, और इस वजह से थ्योरी एक एस्पेक्ट से ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसने कंप्लीटली कॉन्टिनेंट को इग्नोर कर दिया। दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ये हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। इसलिए हमारी एक और थ्योरी आती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने एवरीथिंग वाज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड, हर सवाल का बहुत ही ब्रीफली आंसर दिया, और इसलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इन सभी थ्योरीज को रिप्लेस किया, और आज तक भी ये थ्योरी अल्टीमेट थ्योरी है। तो क्या कहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहना था कि देखिए जो लिथोस्फीयर है, हैरी हेस ने थ्योरी दी थी, अल्फ्रेड वैगनर और हैरी हेस ने जो थ्योरी दी थी उसी का यूज करके मॉर्गन ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है। तो इस थ्योरी का कहना था कि जो लिथोस्फीयर है आपका, वो लिथोस्फीयर डिफरेंट पीसेस के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है ना। ये लिथोस्फीयर जो है आपका वो डिफरेंट पीसेस के अंदर डिवाइडेड है, और वो जो छोटे छोटे पीसेस है ना उन्हीं को हम प्लेट्स बोलते हैं। द होल लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, और वो स्मॉल पीसेस क्या कहलाते हैं आपके, वो स्मॉल पीसेस प्लेट्स कहलाते हैं। प्लेट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकते हैं, ओशियनिक हो सकते हैं, पार्शियली कॉन्टिनेंटल पार्शियल ओशियनिक भी हो सकते हैं, और उनकी अलग अलग लेवल पे इंटरेक्शन देखने को मिलती है। तो इफ यू विल ऑब्जर्व तो वर्ल्ड जो है हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। यू कैन सी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यू कैन सी यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, वो आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी कैरेबियन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ऐसे वर्ल्ड जो है डिवाइडेड है। लिथोस्फीयर कंप्लीटली जो है वो डिवाइडेड है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और वही हमारे पास क्या है, प्लेट्स। एंड नाउ दोस प्लेट्स कैन बी बिगर इन साइज एंड स्मॉलर इन साइज। भाई साइज भी देखा जा सकता है ना, जहां से भी लावा निकला वहीं पे एक प्लेट की बाउंड्री बन गई, और अगर ऐसे प्लेट की बाउंड्री बनेगी तो यस वी कैन से कि यस प्लेट का साइज जो है वेरी करता है। और उसी बेसिस पे हमने ये बोला, मतलब इस थ्योरी ने बोला कि भाई प्लेट्स जो हैं वो मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट दो टाइप की प्लेट हो सकती है। ठीक है। प्लेट्स जो हैं वो आपकी मेजर प्लेट और माइनर प्लेट दो टाइप की प्लेट्स हो सकती हैं। तो प्लेट क्या है, प्लेट्स हैं आपके बेसिकली लार्ज स्लैब्स है, लिथोस्फीयर डिवाइड हुआ है और उससे स्लैब बन गई, वही प्लेट कहलाती है। और इन्हीं की वजह से इसमें से लावा जब निकलने की कोशिश करता है प्लेट बाउंड्री से, ये देखो यहाँ पे
जब लावा निकलने की कोशिश करता है प्लेट बाउंड्री से तो ये प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करती है। अब हमेशा जरूरी नहीं है एक प्लेट दूसरी प्लेट से, चलो ठीक है फार अवे मूव कर रही है, हो सकता है तीसरी प्लेट के नजदीक जा रही हो। तो हर टाइप का मोशन यहाँ पे देखा जा सकता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है अब वो दो पार्ट में होता है, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में। तो जहां पे कॉन्टिनेंट बड़ा है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जहां ओशन पार्ट है वो ओशियनिक प्लेट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना वो शियाल की बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम, और जो आपकी ओशियनिक प्लेट है वो सीमा की बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा एक हैवी मटेरियल होता है और सियाल क्या होता है, एक लाइट मटेरियल होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये भी नजर आता है। और डेंसिटी डिफरेंशिएशन तो अर्थ के अरेंजमेंट में है, हमेशा हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होता है, लाइटर पार्टिकल ऊपर आते हैं। इसीलिए तो आप रेलवे स्टेशन पे देखते हो ना, समुद्र तल से ऊंचाई। भाई ऐसा क्यों है, कॉन्टिनेंट हमेशा हाई डायरेक्शन अपर एल्टीट्यूड पे क्यों होते हैं, क्योंकि वो लाइट है, लाइट मटेरियल हमेशा ऊपर रहता है, हैवियर मटेरियल हमेशा नीचे रहता है। तो ये सियाल है, ये ऊपर रहेगा क्योंकि लाइट है, और ये सीमा है, ये नीचे रहेगा क्योंकि ये हैवी है। ठीक है, तो यही इंटरेक्शन के अंदर भी बहुत काम आता है। ये डेंसिटी का डिफरेंस जो है ये इनके इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में बहुत काम आता है। कैसे काम आता है, लेट मी शो यू। तो इन्होंने बताया कि देखो यार प्लेट्स जो हैं वो कैसे भी प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंट ओशियनिक प्लेट हो सकती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, लेकिन साइज के बेसिस पे बस हम यही कहते हैं कि एक प्लेट मेजर प्लेट कहलाती है और कुछ प्लेट माइनर प्लेट कहलाती है। बस अगर बड़ा साइज है तो मेजर प्लेट बोल देंगे, स्मॉल साइज है तो माइनर प्लेट बोल देंगे। अगर आप चाहते हो तो ये मेजर प्लेट है भाई, 7 प्लेट, 7 प्लेट्स आर देयर जो कि मेजर प्लेट देखी जाती हैं। अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये है हमारी पास मेजर प्लेट। ऐसे ही हमारे पास माइनर प्लेट्स होती हैं। माइनर प्लेट में कोकोस प्लेट है, नाजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलिपाइन है, कैरोलिन है, फुजी प्लेट है, ज्वांडी फूका प्लेट है। आई वांट फ्रॉम यू कि आप अपने मैप पे इनको लोकेट करो, ठीक है, एक ब्लैंक मैप लो और उसके ऊपर इन प्लेट्स को, माइनर और मेजर प्लेट्स को लोकेट करो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी फोटो को पिन करो, राइट, कमेंट करो, ताकि हमें पता लगे कि यस यू आर डूइंग हार्ड वर्क, और डेफिनेटली फिर हम इसको और ज्यादा फर्दर डिस्कशन भी कर सकें। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर और माइनर प्लेट्स दोनों प्लेट ही देखने को मिलती हैं, साइज अलग अलग होता है। बट हाँ, हमें पता है कि सर प्लेट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि सम प्लेट्स आर ओशियनिक इन नेचर, सम प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल इन नेचर। और अब इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, और वो है कि जो प्लेट की बाउंड्री है, जो प्लेट्स के मार्जिन है, भाई उसके हिसाब से हमें मूवमेंट डिसाइड करना है। तो मूवमेंट क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये हो सकता है ना कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आ रही हो, पॉसिबल है भाई, हो सकता है कुछ इस टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, लावा इस तरीके से इरप्ट हो रहा हो कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आ रही हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वन प्लेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द अनदर प्लेट। और थर्ड पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर कि वन प्लेट इज जस्ट ट्रांसपासिंग द अनदर प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट के जस्ट पास आउट हो रही है। तो कन्वर्जेंट मोशन इसको बोलेंगे, ये होगा डाइवर्जेंट मोशन, और ये होगा आपका ट्रांसफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, देखो दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, ठीक है, हमने इसको कन्वर्जेंट मोशन बोला है। ये कन्वर्जेंट मोशन है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव मोशन भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आएंगी, टकराएंगी, तो वो प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे में श्रिंक कर जाएंगी और प्लेट खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए डिस्ट्रक्शन होता है। वी आर कॉलिंग इट डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स। देन इट कम्स टू डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट कब होगी, नया लावा निकलेगा, डिपॉजिट होगा, प्लेट थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, और लावा निकलेगा और स्पेस बनेगा, तो ये होती है कंस्ट्रक्टिव प्लेट। क्योंकि इसमें नई प्लेट जो है वो कंस्ट्रक्ट, लावा निकल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। और ये जो प्लेट हैं जब एक दूसरे के साइड अवे निकल जाती हैं प्लेट्स, तो इसमें ना तो कंस्ट्रक्शन हो रहा ना डिस्ट्रक्शन, तो इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं कि एक्चुअली इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है ना, वी विल बी कॉलिंग इट एज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। हम इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव, ये तीन टाइप की प्लेट बाउंड्रीज पॉसिबल है। ठीक है, when they are coming towards each other, that is destructive; when they are going away from each other, they are constructive; and when they are just passing by, that is conservative। इसमें कोई खास चेंज या बदलाव देखने को नहीं मिलता है, राइट, क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, भाई कन्वर्जेंट तो अलग अलग हो सकता है। कैसे, सर कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच कन्वर्जेंट हो सकता है, सर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बीच कन्वर्जेंट हो सकता है, और सर ओशियन ओशियन के बीच में भी कन्वर्जेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंट प्लेट के पास आ रही हो,
ऐसा भी हो सकता है एक कॉन्टिनेंट और दूसरी ओशियन प्लेट पास आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि ओशियन ओशियन प्लेट पास में आ रही हो। एक्चुअली जब ऐसा होता है तो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज के अंदर कुछ अलग ही फॉर्मेशन होती है, कुछ अलग चीजें बनती हैं। क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आपकी दो ओशियनिक प्लेट पास में आ रही होंगी, ओशियन एंड ओशियन, तो जब ओशियनिक प्लेट पास में आ रही होंगी तो इसमें से एक प्लेट जिसका साइज बड़ा है वो प्लेट सबडक्ट हो जाएगी किसमें, स्मॉलर प्लेट के नीचे। और जब ऐसा होगा सबडक्शन, तो आपको भी पता है अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर ज्यादा, ये प्लेट जैसे ही नीचे जाएगी वैसे ही मेल्ट होगी, लावा यहां पे निकलने की कोशिश करेगा। अब दोनों ही ओशियन प्लेट हैं, ओशियन पे जब लावा निकलना स्टार्ट होता है, काफी सारा लावा जब डिपॉजिट हो जाता है, तो ये आइलैंड आर्क की फॉर्मेशन करता है। इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क, ये आइलैंड आर्क बनाएगा। ठीक है, तो आपने बहुत सारे आइलैंड आर्क देखे होंगे, बहुत सारे आइलैंड जो हैं वो बने हुए होते हैं। लेकिन अगर एक प्लेट ओशियनिक प्लेट है, सॉरी ये तो कॉन्टिनेंट थी, बट चलो कोई बात नहीं, एक प्लेट ओशियनिक प्लेट है, दूसरी कॉन्टिनेंटल है, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जैसे आइलैंड आर्क बना हुआ है, ओशियन ओशियन के अंदर आइलैंड आर्क बन गया है। सवाल ये है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल दूसरी ओशियनिक, फिर क्या होगा, यहाँ देखो, एक प्लेट ओशियनिक दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल। इसमें होता यह है कि कॉन्टिनेंटल तो लाइट प्लेट होती है, ये प्लेट हैवी होती है, तो सबडक्शन किसका होगा, हैवियर प्लेट का। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब हैवी प्लेट सबडक्ट होती है, कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट होती है, तो लावा जब निकलेगा उसको ज्यादा थिकनेस ट्रेवल करनी पड़ती है, और जब ज्यादा थिकनेस लावा ट्रेवल करता है तो उसमें मोर सिलिका ऐड हो जाता है। एडिशन ऑफ मोर सिलिका सिंपली मींस, एडिशन ऑफ मोर सिलिका सिंपली मींस यहां पे एंडेसाइटिक टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होगा, और एंडेसाइटिक वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है मोर मैग्मा विल बी विस्कस इन नेचर, माउंटेन्स बनेंगे। तो इस केस में माउंटेन बनते हैं, इस केस में आइलैंड आर्क बनता है। जब ओशियन ओशियन कन्वर्ज करते हैं तो आपके आइलैंड आर्क बनते हैं, और जब ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करते करते हैं तो माउंटेन बनते हैं। अब सवाल ये है कि सर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करें तो क्या होगा। तो देखो यार, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के केस में दोनों ही लाइट प्लेट है, एक दूसरे से टकराएंगी, कोई भी सबडक्शन नहीं होगा, और सबडक्शन जब नहीं होगा तो एक्चुअली फोल्डिंग होती है, और फिर माउंटेन बनते हैं, वो फोल्ड माउंटेन बनते हैं। अब फोल्डिंग जब होती है तो एक चीज और याद रखो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिजन होता है, और स्ट्रॉन्ग कॉलिजन की वजह से, उस स्ट्रॉन्ग कॉलिजन की वजह से आपके अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए हिमालयन रीजन अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, यहाँ पे प्लेट टकराई, आपकी हिमालयाज बने, फोल्ड माउंटेन्स बने, बट दे आर प्रोन टुवर्ड्स अर्थक्वेक, भयंकर अर्थक्वेक उसके ऊपर आ सकता है। राइट, दिस इज पॉसिबल। नाउ व्हाट अबाउट डाइवर्जेंट प्लेट। सर डाइवर्जेंस चाहे कैसे भी हो, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो, ओशियन ओशियन हो, कॉन्टिनेंट ओशियन हो, लावा इरप्ट होगा, डिपॉजिट होगा, और थोड़ा सा पार्ट जो है वो बनता चला जाएगा। सम टाइम ओशन ओशन है तो मिड ओशनिक रिजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है, जैसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, डाइवर्जेंट मोशन है। ओशियनिक के अंदर मिड अटलांटिक रिजेस बन रही है, वो भी डाइवर्जेंट मोशन है। तो डाइवर्जेंट मोशन में रिजेस या आपका रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती है। एंड व्हाट अबाउट ट्रांसफॉर्म मोशन। ट्रांसफॉर्म मोशन विल एक्चुअली कोज नथिंग, ट्रांसफॉर्म मोशन विल ब्रिंग अर्थक्वेक। ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास करेंगी तो नेचुरल सी बात है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। सेंट एंड्रियास फोल्ड, कैलिफोर्निया, यूएसए, ये जो वैली है आपकी, हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक है, हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक है, तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं। सो दैट इज द सिचुएशन जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने एक्सप्लेन की, और ये एक्सप्लेनेशन आज तक वैलिड है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका जो कोस्ट है अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, इसमें स्मॉल माइनर प्लेट्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है वो सेंट एंड्रियास फोल्ड है, कैलिफोर्निया वैली के अंदर देखने को मिलता है। ये इससे काफी अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग आते हैं यहाँ पे। राइट, सो दिस इज द प्लेट बाउंड्री जो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन होती नजर आती है। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वेरी वेल। Thank you very much. Best wishes. And the next topic which you want to understand in geography, please do comment. I will definitely be making a brief video on that topic जिससे आप उसको समझ पाएंगे। Thanks a lot. Take care. Bye bye.